हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 हिस्ट्री, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए यहाँ से वीडियो को वन शॉट, यानी कि इसमें जितने भी बुक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैंने आपको इस वीडियो में वो टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास ये रह गया, जैसे कि मैंने टॉपिक आपको बता चुका हूँ कि टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड का है। इसमें हम कराएंगे वन शॉट नोट्स कराएंगे, जो कि आपको नोट्स कहीं पे खरीदना पड़ता है, वही चीज़ आपको हम फ्री में दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला आता है राष्ट्रवाद की परिभाषा। राष्ट्रवाद है क्या, जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म डिफिनेशन। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एकता और देशभक्ति की भावना रखते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम दूसरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद, जिसके फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द नेशनलिज्म। अब ये है क्या, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रखी थी, और इसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की सिद्धांत दिया गया था। तीसरा बिंदु है कि फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हुआ। राजतंत्र का मतलब होता है जिसका राज चलता है, उसी का हुकूमत चलता है, वही अपना हक जो होता है राज पर जमाता है। लेकिन फ्रांस में राजतंत्र का समाप्त हो गया। अब राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र आ गया। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की स्थापना हो गई। अगला इसी का है टॉपिक, क्या कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस का सम्राट बनकर राष्ट्रवाद को और बढ़ाया। क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया और राष्ट्रवाद की ओर बढ़ाया। नेपोलियन संहिता, नेपोलियनिक कोड 1804 में लागू किया गया, जिसमें समान कानून, प्रशासनिक सुधार किया गया। किसके साल में, नेपोलियन संहिता के हिसाब से। कब किया गया, 1804 में। अगला है कि इटली और जर्मनी। क्या, इटली और जर्मनी के एकीकरण। अब यहाँ से टॉपिक आता है इटली और जर्मनी के एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली एंड द जर्मनी। इटली का एकीकरण हुआ था कब, 1861 में। इटली 1861 में एक राष्ट्र बना। कब बना, पूछा जाएगा कि इटली एक राष्ट्र बना था, कब बना था, 1861 में। इसके पहले इटली के कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली क्या था, एक छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था, लेकिन एक क्या हुआ, राष्ट्र बना, बहुत संशोधन हुआ, तो कब बना, 1861 ईस्वी में बनता है। उसके बाद इसका 3 प्रमुख नेता थे। इनका जो नेता थे 3 प्रमुख थे। कौन कौन थे, पहले था मेजिनी, जिसको जिग्युपेस एब्दो मेजिनी कहते हैं, युवा इटली आंदोलन के संस्थापक। उसके बाद था कैबूर, जिसके काउंट कैबूर कहते हैं, इटली के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। एक और नेता है, उस नेता का नाम है गैरीबॉल्डी। ये तो अपने शासनकाल में बहुत ही काम किया। तो ये गैरीबॉल्डी, जिसको बोलते हैं गिपेसेस गैरीबॉल्डी, लाल कुर्ती सेना रेड शर्ट के नेता, जिन्होंने दक्षिणी इटली के एकीकरण किया था। 1907 में रोम को जोड़कर इटली का एक मुख्य एकीकरण हुआ, और जर्मनी का एकीकरण इन्फेशन ऑफ द जर्मनी 1871 में हुआ। कितना में हुआ, 1871 में। का प्रासा, यानी कि प्रासा राज्य के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण हुआ। इसके मुख्य जो है मुख्य नेता ओटो वन बिस्मार्क थे। कौन थे, मुख्य नेता ओटो वन बिस्मार्क थे। जर्मनी के एकीकरण के 3 युद्ध माध्यम में शामिल हुआ था। कौन कौन था, पहला था डेनमार्क, 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। 1866 में ऑस्ट्रेलिया युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1866 में ऑस्ट्रेलिया युद्ध, 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था। और 1870 क्या, 1870 से 71, 1870 से 71 फ्रांस एशिया युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांस हार गया था और जर्मनी के एकीकरण को पूरा कर लिया गया था। और 1871 में कैसर विलेहेम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला बात कर लेते हैं बाल्कन संकट और यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है, बाल्कन संकट और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्या था, तो देख लीजिए। बाल्कन क्षेत्र जो थे, कई जातीय समूह रहते थे। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य के शासनकाल में यहाँ संघर्ष बढ़ गया था।
अलग अलग राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण बाल्कन की स्थिति रही और यह प्रथा विश्व युद्ध 1914 का एक प्रमुख कारण बन गया था। जब ये अलग अलग राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण क्या हुआ था, सभी आंदोलन अलग अलग कर रहे थे, इसकी वजह से ये जो आंदोलन जो था बाल्कन में अस्थिरता आ गई, वो लोग स्थित नहीं रह पाए और यह आंदोलन बड़ी रूप लिया, जिससे यह प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बन गया। कब बना? 1914 में। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप। क्या था यूरोप में प्रभाव? तो देख ले, राजनीति एकीकरण का प्रभाव पड़ा, इटली और जर्मनी जैसे नए राष्ट्र बने। दूसरा, युद्ध संघर्ष हुआ जिसमें राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में एक नई युद्ध हुआ। उसके बाद था लोकतंत्र विचार का प्रसार हुआ जिसमें लोगों के समानता और स्वतंत्रता की भावना बढ़ गई। यूरोप में राष्ट्रवाद होने से ये चीज का जो प्रभाव होता है पड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद और प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठि, बाल्कन संकट और राष्ट्रवादी संघर्ष ने 1914 में विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था। चलिए अगला, अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी है। क्या है? इंपोर्टेंट डेट, जैसे कि कौन सी घटना किस दिन हुआ था, ये चीज दिया हुआ है। जैसे कि 1789 की बात करें तो फ्रांस की क्रांति हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो 1789 में हुआ। ठीक है। उसके बाद है नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। कब? 1804 में। कब लागू किया गया था? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। उसके बाद 1830 में जो था बेल्जियम एंड ग्रीस की स्वतंत्रता मिली थी। अब पूछा जाएगा कि बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता कब मिला था, तो ये मिला था 1830 में। इटली का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था इटली का एकीकरण? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था 1861 में हुआ था। याद रखना है कि इटली का एकीकरण 1861 और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था, मतलब 10 साल का अंतर है। इटली का एकीकरण 1871 और जर्मनी का इटली का एकीकरण 1861 और जर्मनी का 1871, 10 साल का अंतर है। तो जर्मनी और इटली का एकीकरण का आपको पता चल गया। एक महत्वपूर्ण तिथियां है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है, प्रथम विश्व की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत शुरू हो गया था। अब यहाँ से निष्कर्ष निकलते हैं। सब कहानी पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष निकलता है, क्या इससे प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो एक बार निष्कर्ष की बात करें, कॉन्सुलेशन की बात करें, तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट निष्कर्ष में, कि फ्रांस की क्रांति ने किसको जन्म देता है, तो राष्ट्रवाद को जन्म देता है। इटली और जर्मनी के एकीकरण राष्ट्रवाद का बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन हुए और बाल्कन संकट के प्रथम विश्व युद्ध का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। ठीक है। और देखिए, तो ये जितने भी टॉपिक थे मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी आपके बुक में होंगे, सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो था मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो आपको यहाँ से सारांश टाइप हो गया, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से आपका हम क्वेश्चन आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर आपको हम करा देंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को इधर अंत करते हैं। अब देख लीजिए क्या कहता है कि यह नोट्स बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसे अच्छे से याद करें और अपने उत्तर को मुख्य बिंदुओं का उल्लेखन करें। अब जब तक इसको याद कर लीजिएगा तो यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, यही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। तो जब आपको ये वन शॉट याद हो जाएगा तब। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं तक अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुमार एकेडमी। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।